Hello friends and welcome to the exams made simple. In this video we are going to cover all the backlogs that we have done as of now. काफ़ी पुराना एनालिसिस भी मिस हो गया था, लगभग हाफ ऑफ अगस्त इज मिसिंग एंड आई नो दिस इज सितंबर गोइंग ऑन. तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे कि 19 अगस्त, क्योंकि चूंकि लास्ट जो वीडियो बना था वो 18 अगस्त का वीडियो था, तो 19 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त पहले अपन कवर करेंगे इस वीडियो में. एंड जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आज तक का एनालिसिस मैं कवर कर दूंगा, जो सितंबर 1 से लेकर 4 सितंबर तक का है. इन टू वीडियोस we will be covering the backlogs. इस वीडियो में पहले मैं वही शुरू करूंगा जैसे मैं करता हूं कि पहले आपको क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप उसके आंसर अगर करना चाहें तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं. नोट्स मैंने बनाए हैं, नोट्स में एडिटोरियल भी है, प्लस इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स थे वो भी कवर होंगे. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स हैं. आरोग्य सेतु, सेकंड कोविन, थर्ड है डिजी लॉकर एंड फोर्थ है दीक्षा. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐप हैं जो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से बने हैं. एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2022 यूपीएससी. 2022 यूपीएससी में सवाल पूछा भी गया था. फिर से देख लीजिए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा. करेक्ट आंसर आई थिंक इसका 1 2 3 4 चारों ही ऐप हैं जो कि ओपन सोर्स में बने, तो इसका आंसर 1 2 3 4 होगा. अगला सवाल जो है वो है 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज. इसमें कंट्रीज दी हुई है, पहली बुल्गारिया, सेकंड है चेक रिपब्लिक, थर्ड है हंगरी, फोर्थ है लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया. अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं ये शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन. इनमें से कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं यूक्रेन के साथ. इसका आंसर था, ऑप्शन है पहले देख लीजिए, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5. मतलब कितनी कंट्रीज हैं, इनमें से कितनी कंट्रीज है जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. तो जो करेक्ट आंसर है इसका वैसे ओनली 2, केवल 2 कंट्रीज हैं. आपके लिए छोटा सा सवाल मैं और इसको कॉम्प्लेक्स कर देता हूं कि कौन सी 2 कंट्री हैं, इनमें से कौन सी 2 हैं जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. अगर आप बताएं तो काफी अच्छा होगा. तीसरा सवाल पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड. तीसरा सवाल पे आते हैं नाउ. सवाल है द टर्म लेवांत. लेवांत एक टर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. ये भी यूपीएससी 2022 का सवाल है. लेवांत शब्द जो है ये आपको बताना है कि न्यूज़ में रहता है किस रीजन के रिगार्डिंग है. ऑप्शन आर, फर्स्ट रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, सेकेंड है द रीजन अलॉन्ग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेच फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, थर्ड है द रीजन अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड फोर्थ है द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. आपको बताना है कि लेवांत रीजन इनमें से कौन सा रीजन है. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. इसका आंसर आई थिंक ए है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स. तो आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा. अगला सवाल है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, यानी कि गिजोटिया एयोसिनिका सीड्स जो रहते हैं, नाइजर सीड्स बोलते हैं उनको, इसके लिए इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है. सेकंड कह रहा है नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप. तीसरा कह रहा है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग. तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं इसमें जो करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन. इसका करेक्ट आंसर है ऑल 3. तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये रहे सवाल. आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में. ठीक है. तो पहली जो न्यूज़ है वो है जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के रिगार्डिंग. ठीक है ना, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी. अब ये कमेटी क्यों बनी थी, सबसे पहले तो अपन देख लिए कमेटी बनी क्यों थी. तो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू सुपरवाइज, इंटरवीन एंड मॉनिटर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन रिस्टोरेशन वर्क इन मणिपुर. मणिपुर में जो पहले आपको पता है कि कुकी और जो दूसरी ट्राइब्स हैं उनके बीच में, मिती कुकी ट्राइब के बीच में इशूज चले, उसके बाद काफ़ी वायलेंस हुआ. तो एक कमेटी बनाई गई थी, गीता मित्तल कमेटी. द जस्टिस गीता मित्तल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सुपरवाइज, इंटरवीन एंड मॉनिटर. मतलब कि एक तो सुपरवाइज करना कैसे रिलीफ वर्क चल रहा है, मॉनिटर करना रिलीफ वर्क को, और उसके बाद फिर उसमें जो भी बेटर रिलीफ वर्क हो सकता है मणिपुर के लिए वो सजेस्ट करना. ठीक है ना. एंड ये जो है गीता मित्तल जी, ये फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है ना. एंड इट इंक्लूड्स अदर जस्टिसेस ऑल्सो, जैसे शालिनी पी जोशी जस्टिस हैं, आशा मेनन इसके अलावा थी. तो ये कमेटी 3 लोगों की थी, जस्टिस गीता मित्तल, इसके अलावा शालिनी पी जोशी एंड आशा मेनन. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये पहली न्यूज़ थी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के रिगार्डिंग.
अगली जो न्यूज़ थी वो थी मालाबार एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो अभी 27th एडिशन हो रहा है मालाबार एक्सरसाइज का, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सिडनी के पास। एक्सरसाइज के बारे में आप सबको पता है कि इसमें वॉर गेम्स होते हैं, कॉम्बैट मैन्यूवर्स किए जाते हैं। इसमें मेन जो मालाबार है इसमें 4 कंट्रीज अब आने लगी हैं, पहले तो 3 आती थी, अब 4 आने लगी हैं। इसमें चारों कंट्रीज जो है वो क्वाड की मेंबर है, क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है ना। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। और ये जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ था, इंडियन जो मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात चल रही है तो वो स्टार्ट हुआ था जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, 2004 की सुनामी थी, काफ़ी फेमस है, आप सबको पता भी होगा। तो आफ्टर दैट इट स्टार्टेड। अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इट स्टार्टेड इन 1992, 1992 में स्टार्ट हुआ था। बायलेटरल एक्सरसाइज थी तब, ये तब केवल 2 कंट्रीज थी, इंडिया और यूएसए। इसके बाद तीसरी जो कंट्री जुड़ी वो जापान जुड़ी थी और चौथी कंट्री अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जुड़ी है। तो कुल मिलाकर के अब चारों मेंबर जो क्वाड के मेंबर हैं वो अब इसके पार्ट हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ब्लू बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। अब ब्लू बॉन्ड्स क्यों न्यूज़ में थे? तो अभी न्यूज़ में इसलिए थे कि जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने प्रपोज किया है कि ब्लू बॉन्ड्स का कंसेप्ट आप यूज़ करिए फॉर सस्टेनेबल फिनेंस। मतलब फिनेंस को सस्टेनेबल यानी कि जो पैसा आपको मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लगाना है या जो भी लगाना है उसको अगर आप चाहते हैं तो सस्टेनेबल तरीके से आए, तो वहाँ के लिए आप ब्लू बॉन्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये ब्लू बॉन्ड्स क्या होता है? एक्चुअली एक तरीके से सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। हमने कई बार बॉन्ड्स की बात की है कि एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट ही है तो डेट इंस्ट्रूमेंट ही, क्योंकि बॉन्ड लिखा ही हुआ है। तो बॉन्ड क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर किसी से पैसा चाहिए, उधार में पैसा चाहिए, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसको इक्विटी दे दो, शेयर दे दो, मतलब कि मान लो मैं कंपनी खोल रहा हूँ 10,000 रुपए की और मेरे पास 5,000 रुपए है और 5,000 मैं किसी और से आउटसोर्स करूंगा, तो या तो मैं उसको 50% की ओनरशिप दे दूँ कि भाई 10,000 की कंपनी बनाएंगे, 5,000 मेरे, 5,000 तेरे, 50% की ओनरशिप। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे बोलूँ कि भैया कंपनी मेरी रहेगी लेकिन आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, तो मैं आपको 1 साल के बाद 6,000 रुपए रिटर्न कर दूंगा कुछ परसेंटेज पे। तो ये दूसरा तरीका है। तो 2 ही तरीके से आप फाइनेंस कर सकते हो, इसीलिए डेट इसको बोला जाता है, इसीलिए बॉन्ड्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। बॉन्ड एक्चुअली में वही वाला होता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है। बॉन्ड्स में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती। जब सिक्योरिटी मिलती है तो उसको बॉन्ड्स में आपको शेयर नहीं मिलता, जब शेयर मिलता है तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब ये ब्लू बॉन्ड क्या है? ब्लू बॉन्ड मतलब कि ऑब्वियसली ऐसी सिक्योरिटीज जिनका यूटिलाइजेशन ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए किया जाए, ठीक है ना। ब्लू बॉन्ड्स वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनका इस्तेमाल ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए किया जाए। अब ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जो आपका मेरीन इकोनॉमी है, जो आपका पानी से रिलेटेड इकोनॉमी, जो आपका मतलब ओशियानिक रिसोर्सेज हैं उनका जो माइनिंग है या फिर जो फिशिंग है उसको सस्टेनेबल करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं। तो सेबी ने यही कहा है कि भैया आप ग्रीन बॉन्ड्स के जैसे ही ब्लू बॉन्ड्स का कंसेप्ट लेकर के आओ। और ब्लू इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, इसमें आपके इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो आप यू कैन डू समथिंग लाइक दैट ऑन द लाइंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। उसी तरीके से ब्लू बॉन्ड्स लेकर के आओ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लू बॉन्ड्स भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबल मैरीन एंड फिशरीन प्रोजेक्ट। तो मैरीन और फिशरीज प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है ब्लू बॉन्ड का। एंड ये सबसेट है ग्रीन बॉन्ड के, मतलब कि ग्रीन बॉन्ड इनके टॉप पे आता है, ग्रीन बॉन्ड ऊपर है और उसके नीचे अंतर्गत ही आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका ब्लू बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वह गैबॉन से डील। अब अभी हुआ क्या है, गैबॉन ने अनाउंस किया है कि $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप डील कर रहे हैं फॉर मेरीन कंजर्वेशन। तो आपसे अगर पूछे कोई कि ये कौन सी कंट्री है जिसने डेट फॉर नेचर स्वैप डील की है मेरीन कंजर्वेशन के लिए, तो कंट्री है गैबॉन, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपसे इसमें जैसे रिलेटेड जो कंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा कि गैबॉन होता है कहाँ पर, है, जैसे कंट्री गैबॉन है तो है कहाँ पे। तो गैबॉन जो कंट्री वो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है ना। याद रखिए गैबॉन किसका पार्ट है? सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। और गैबॉन के आसपास अगर आप मैप खोल सकते हैं तो जरूर खोल के देख लीजिएगा। गैबॉन जो मुझे याद है, गैबॉन के आसपास कंट्रीज हैं वो इक्वाटोरियल गिनी आपके जस्ट ऊपर है, मतलब जब टॉप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इक्वाटोरियल गिनी है, ऊपर कैमरून के साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है और इधर साइड आप आई थिंक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना। तो 3 तरीके से इसका बॉर्डर शेयर होता है। उसमें एक तरफ तो आपका इक्वाटोरियल गिनी है, दूसरा कैमरून है, तीसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन कंट्रीज के साथ गैबॉन जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर गैबॉन ऑल्सो।
ठीक है ना। अब गैबॉन का मैंने आपको बताया कि $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप डील किया है मरीन कंजर्वेशन के लिए। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डील साइंड अंडर द ब्लू बॉन्ड्स, ये ब्लू बॉन्ड के अंदर ही साइन किया है। सेकेंड लार्जेस्ट डील है जो कि साइन की गई है टू रीफाइनेंस द कंट्रीज डेट एंड कंजर्व द मरीन रिसोर्सेज। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि गैबॉन की जो डील है दूसरी सबसे बड़ी डील है, तो बात चलती कि पहली सबसे बड़ी कौन सी ये डेट स्वैप डील है टू कंजर्व द ओशंस, तो ये है सबसे पहली इक्वाडोर की। याद रखिए सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो डेट स्वैप है टू कंजर्व द ओशियंस, ये है इक्वाडोर का, जिसमें कि $1.6 बिलियन मतलब एक्सचेंज किए गए थे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अगला जो टॉपिक है वो है नमो 108, नमो 108। तो साइंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनवील किया था एक लोटस, अ न्यू वेराइटी ऑफ लोटस विच इज कॉल्ड नमो 108 एंड दिस लोटस हैज 108 पेटल्स एंड इट वाज डिस्कवर्ड सेवरल ईयर्स अगो इन मणिपुर ओनली। तो मणिपुर में इसकी डिस्कवरी हुई थी कुछ साल पहले। एंड दिस लोटस हैज 108 पेटल्स इन इट, है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। इट वाज नॉट अंटिल 4 ईयर्स अगो जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसमें 108 पेटल्स है, तो ये 4 साल पहले ही डिस्कवर हुआ। नमो इसका नाम रखना थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, आप सब जानते हैं। और CSRI के अंतर्गत एक जो लैब है आपकी NBRI, याद रखिएगा NBRI, CSIR के अंदर आती है NBRI, उसके अंतर्गत ही ये डिस्कवरी जो नई चीज़ें हैं, न्यू डिस्कवरीज की जाती हैं, वो NBRI के अंदर है। और इसी में नमो अ न्यू वेराइटी ऑफ लोटस 108 पेटल्स, याद रखिएगा। इसमें इसके बारे में लिखा भी है। एंड लोटस का वैसे जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी लिखा है, जैसे इसमें निलोम्बो न्यूसीफेरा, याद रखिएगा निलोम्बो न्यूसीफेरा, एंड इट हैज़ लार्ज लाइट पिंक फ्लावर्स होते हैं इसमें। एंड इसके अलावा मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्लावर रीचेज अप टू 10 इंचेस इन डायमीटर, तो 10 इंचेस तक इसकी साइज जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है GIDH, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। क्या है ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ? तो इंडिया एंड WHO जो है वो लॉन्च करेंगे द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो एक्चुअली में ये WHO का इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिया भी इसके साथ WHO के साथ जुड़ रहा है। तो इट इज़ अ इनिशिएटिव इन विच इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग विद WHO। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है ना। इट इज़ WHO मैनेज्ड नेटवर्क ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक्चुअली में WHO मैनेज करेगा स्टेक होल्डर्स को, और वो स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी। स्टेक होल्डर्स मिल करके एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी को फैसिलिटेट करेंगे जो कि डिजिटल हेल्थ, यानी कि जो ऑनलाइन ये आपका टेलीमेडिसिन और ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे इशूज़ एरियाज़ को टच करेगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है डिजिटल हेल्थ का, WHO द्वारा बनाया गया। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, सारे स्टेक होल्डर्स अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ सकती हैं एक दूसरे के साथ, जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो ले सकते हैं, ऑनलाइन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ डिजिटल हेल्थ के फील्ड में। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। इसके अलावा WHO के साथ पार्टनरशिप में जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो इस्टेब्लिश किया गया है, इट विल इनेबल द कंट्रीज आल्सो टू कोलैबोरेट एंड दे विल बी रियलाइजिंग दिस विजन। तो कंट्रीज जो हैं वो भी कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वो मतलब जो विजन है ओवरऑल एक इंडिया का, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें देख लेना, डिजिटल हेल्थ का जो ग्लोबल इनिशिएटिव, उसके 4 मेजर पिलर हैं। पहला है कंट्री नीड्स ट्रैकर, है ना, कंट्री नीड्स ट्रैकर। दूसरा है कंट्री रिसोर्स पोर्टल, कंट्री नीड्स ट्रैकर। दूसरा है कंट्री, 4 पिलर्स हैं मेजर जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। तो एक है कंट्री नीड्स ट्रैकर, दूसरा है कंट्री रिसोर्स पोर्टल, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, एंड चौथा है कन्वीनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, ठीक है ना। तो मतलब एक तो ट्रैकर रखो, ट्रैक करो क्या इश्यूज हैं, कैसे हैं। देन कंट्री रिसोर्स पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल बनाओ जिसमें कंट्रीज एक दूसरे का रिसोर्स शेयर कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, एंड देन लास्ट है नॉलेज एक्सचेंज। तो वही वाली बात है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज एक्सचेंज, ऑल दीज थिंग्स विल बी अ की पार्ट ऑफ दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला जो है ऊट क्लाउड, OORT क्लाउड। ऊट क्लाउड क्या होता है? तो ऊट क्लाउड इज द मोस्ट डिस्टेंट रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। याद रखिएगा, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का जो रीजन है, सबसे दूर का जो क्षेत्र है, वो ऊट क्लाउड कहलाता है ना। इवन द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द ऊट क्लाउड्स आर
थॉट टू बी मेनी टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन देन द आउटर रीचेज ऑफ द क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट से हमारे सोलर सिस्टम में क्यूपर बेल्ट से भी बाहर, क्यूपर बेल्ट जो आपका नेपच्यून वाली उसके प्लैनेट के बाद आती है बेल्ट, उसके बाद क्या का रीजन जो है ऊट क्लाउड का रीजन है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जो ऑर्बिट्स होते हैं प्लैनेट्स के, क्यूपर बेल्ट जो होता है, इट लाई मोस्टली इन द सेम फ्लैट डिस्क अराउंड द सन। द ऊट क्लाउड इज बिलीव्ड टू बी जाइंट स्फेरिकल शेल सराउंडिंग द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऊट क्लाउड एक जाइंट स्फेरिकल शेल है जो कि ऐसा माना जाता है कि सराउंड करता है रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऊट क्लाउड मतलब कुल मिलाकर क्या देखेगा, इट इज द फारदेस्ट रीजन इन द सोलर सिस्टम। सबसे दूर का रीजन जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो ऊट क्लाउड ही है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर। देन नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल के बारे में। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनवील किया था उद्गम पोर्टल, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनवील्ड द उद्गम पोर्टल फॉर रिसर्च। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनवील किया है उद्गम पोर्टल। अब ये उद्गम पोर्टल क्या करेगा, इट इज बेसिकली फॉर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रहता है ना, उसके लिए ये रहेगा, ठीक है ना। ये सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है, नाम है उद्गम। उद्गम का फुल फॉर्म ही अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। एंड दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर यूज बाय मेंबर्स टू पब्लिक टू फैसिलिटेट एंड मेक इट इजियर फॉर देम टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस। तो जैसे क्या होता है, मैं यूजर हूँ, अब मान लो मेरे 4 बैंक्स में पैसे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मेरे 6 अकाउंट खुले हैं अलग अलग बैंकों में, और कहीं कहीं मेरा कहीं 500 रुपये बचे, कहीं 100 रुपये बचे, कहीं 200 रुपये बचे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है मेरे, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उद्गम पोर्टल पे आएगी, ठीक है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की, ठीक है ना। तो दिस इज द पोर्टल, आरबीआई ने इसको बनाया है। अब आरबीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके साथ इफ्तास यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी राइट सर्विसेज, ये पार्टिसिपेटिंग, और इसके बैंक्स भी हैं और वो सब कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग दिस पोर्टल। याद रखिएगा ये पूरा आरबीआई के अंतर्गत काम हो रहा है, आरबीआई ने अनवील किया है इसको, ठीक है ना। अगला जो है न्यूज़ वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था 17-18 अगस्त में 2023 को, और ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, WHO ने ऑर्गेनाइज किया था ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, WHO द्वारा आयोजित ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था। ग्लोबल समिट है मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अब ये जो है समिट जो है आपका द समिट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ये समिट हो रहा है G20 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग के साथ साथ। तो G20 के भी हेड हैं इस साल के, तो उसी के अलॉन्ग ये हो रहा है। एंड दिस समिट विल को होस्टेड बाय WHO एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होस्ट इसको करेगी। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, और आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है एरिस, ERIS। क्या है एरिस? तो रिसेंटली डॉक्टर्स ने अर्ज किया है पीपल को टू स्टे विजिलेंट अगेंस्ट कोविड-19 न्यू वेरिएंट। तो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है EG5.1, EG5.1 एरिस इसको बोलते हैं, एंड अनऑफिशियली नाम इसका एरिस है। इट इज अ वेरिएंट ऑफ कोविड-19, है ना, याद रखिएगा। WHO ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, एंड द ओवरऑल रिस्क इवैल्यूएशन जो है वो WHO कर रहा है कि एरिस के अंदर क्या क्या रिस्क है। EG5.1 आप याद रखिएगा। एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन पहली बार जो होता 17 फरवरी 2023 को हुआ था। एंड द मेजॉरिटी ऑफ दीज सीक्वेंसेस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन रिपब्लिक ऑफ जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ओमिक्रॉन के बाद का ये इवोल्यूशन है, ओमिक्रॉन के बाद का ये डिसेंडेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है करनैल सिंह इसरू। तो रिसेंटली पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था टू द लेट एक्टिविस्ट करनैल सिंह इसरू। याद रखिएगा पंजाब में इनको ट्रिब्यूट दिया गया था। तो अपन देख लेते हैं करनैल सिंह इसरू के बारे में। तो करनैल सिंह इसरू का जन्म 1930 में हुआ था, लयालपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी पाकिस्तान में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी 15 अगस्त 1955 को हुई थी, एंड ही डाइड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन गोवा लिबरेशन मूवमेंट। तो गोवा लिबरेशन मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे करनैल सिंह इसरू, स्टेट असेशन टू इंडिया, तब उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे, ठीक है ना। पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। गोवा लिबरेशन मूवमेंट के बहुत बड़े पार्ट थे ये, एंड ही लेफ्ट द होम टू ज्वाइन द मूवमेंट। एंड इसके अलावा सहोदर भाई राय, उनके द्वारा जो सत्याग्रही लेड किए जा रहे थे उसमें उसका पार्ट थे ये, ठीक है ना, करनैल सिंह इसरू, याद रखेगा। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, गोवा के मूवमेंट में थे, गोवा लिबरेशन मूवमेंट में ये थे। तो फाइनली मैं आपको बता दें गोवा जो एनेक्स हुआ था 1961 में, ऑपरेशन विजय उस समय हुआ था, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
अब ऐसे 2022 का एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा, उसका आंसर आप लीजिए, कमेंट में करिए, थोड़ा मजा आए, है ना, कमेंट में करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, सब कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्टिविस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। आई होप यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, जरूर करिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तो रिसेंटली सजेशन आया है ऑफ काउंटिंग द कंडीशन ऑफ एमियोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एज अ रेयर डिसीज। इट वाज पुट फोर्थ बाय सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है ना। तो एएलएस को काउंट करने का कि एएलएस से कितने लोग जूझ रहे हैं, एंड इसको जूझने के बाद रेयर डिसीज घोषित करने के लिए काफ़ी मुहिम चल रही है। एंड एमियोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको लू गेहरिग्स डिसीज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लू गेहरिग्स डिसीज। एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, याद रखिएगा। इट्स रेयर डिसीज, GNB1 इंसेफेलोपैथी बोलते हैं इसे। इसमें होता क्या कि मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन एंड स्पाइंस में, वो अफेक्ट होती हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स विच आर देयर इन द ब्रेन्स एंड द स्पाइंस, वो अफेक्ट होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे कंट्रोल बेसिकली इंडिविजुअल्स वॉलंटरी फंक्शंस लाइक वॉकिंग, च्यूइंग, टॉकिंग एंड मूविंग देयर आर्म्स। तो जो इंडिविजुअल के फंक्शंस होते हैं ना वॉलंटरी वाले, जैसे चलना, च्यू करना या बातचीत करना या आर्म्स को मूव करना, वो जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल करते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। बाकी न्यूरॉन्स तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर ब्रेन से फिर इंस्ट्रक्शन जाता है इस बॉडी पार्ट में, है ना, याद रखिएगा। तो इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो प्रोग्रेसिवली उनकी डेथ हो जाती है ना। एंड जो मसल्स मोटर न्यूरॉन्स पे डिपेंडेंट है वो मूव नहीं कर पाती। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज। प्रोग्रेसिव क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना, पहले थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, तो इस तरीके से काम करती है। अगला टॉपिक है अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक। याद रखिएगा, व्हाट इज अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक? ASCA लिख लीजिए। ASCA क्या है? तो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, एक रिसर्च पेपर आया था, अ प्रैक्टिकल डीप लर्निंग बेस्ड अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक ऑन कीबोर्ड्स, ठीक है ना। ये क्या है? ASCA क्या है मैं आपको बता दूं। साइड चैनल अटैक क्या होता है? तो साइड चैनल अटैक्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली अ मेथड ऑफ हैकिंग अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। साइड चैनल अटैक का मतलब होता है, साइड चैनल अटैक लिख लीजिए, एक तरीका होता है, यानी कि एक मेथड होता है ये ऑफ हैकिंग, हैक करने का। किस चीज को हैक करने का? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को हैक करने का, है ना। एंड इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम यूज्ड इन द एनक्रिप्शन मेथड। तो साइड चैनल अटैक बेसिकली मेथड है ऑफ हैकिंग द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम्स यूज्ड इन द एनक्रिप्शन मेथड। अब ये कैसे हो सकता है? दे कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स एमिटेड बाय डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है इसमें, और मोबाइल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। टारगेट डिवाइस होता है, फिर उसको हैक किया जाता है, उसके जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स उसको हैक किया जाता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अब ये ASCA क्या है? अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक क्या है? तो बेसिकली दे यूज द साउंड ऑफ क्लिक्स जनरेटेड बाय द कीबोर्ड टू एनालाइज की स्ट्रोक्स। अब क्या होता है, हैक करने के बहुत तरीके होते हैं। अब क्या होता है, की स्ट्रोक के आवाज़ से, कि किस की को दबाने से कौन सी आवाज़ निकलती है, उसके एनालिसिस से जब हैकिंग की जाए बेसिकली, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक किया जाए इंटरप्रेट करके। जैसे मान लो आपने साइड में टाइप किया अपना पासवर्ड, अब कोई व्यक्ति सिर्फ की स्ट्रोक्स के माध्यम से समझ जाए कि आपका पासवर्ड क्या है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो लीक हो गई ना। तो ये है बेसिकली अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक। साइड चैनल अटैक आपके क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया? अकाउस्टिक यानी साउंड के माध्यम से, की स्ट्रोक्स के माध्यम से उसने एनालाइज कर लिया। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है हंगुल। हंगुल के बारे में देख लेते हैं। हंगुल आप सबको बता दूं यूनिक कश्मीर स्टैग कहा जाता है। इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। अभी रिसेंटली 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या में थोड़ा वृद्धि हुई है। हंगुल क्या है अगर मैं बात करूँ तो, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। पहला फैक्ट, सेंट्रल एशियन रेड डियर का ये बेसिकली सब स्पीशीज़ है। सेंट्रल एशियन रेड डियर का ये स्पीशीज़
है. It is endemic to Kashmir and surrounding areas. And the last viable population of hangul in the Indian subcontinent exists only in protected दचीगाम नेशनल पार्क. तो अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि कहाँ पर हंगुल की पॉपुलेशन है या कश्मीर स्टैग की पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो बेसिकली ये दचीगाम एक नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है, उसी सेंचुरी में ये पाया जाता है. आयुसीएन स्टेटस बात करें हंगुल का तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये आता है. सेंसस की बात करें तो सेंसस हर 2 साल में इसका कंडक्ट किया जाता है और बहुत सारे थ्रेट्स हैं इसको, जैसे कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, पोचिंग हो गया, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग हो गया, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, प्रेडेशन हो गया, ये सारे इसके थ्रेट्स हैं जिस कारण से ये खत्म हो रहा है. गोंदिया गढ़चिरौली टू होस्ट महाराष्ट्र फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व. तो महाराष्ट्र जो स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने प्रपोज किया है कि नवेगांव एलिफेंट रिजर्व जो है, नवेगांव एलिफेंट रिजर्व स्टैब्लिश किया जाए. कहाँ पे? गोंदिया और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में. तो गोंदिया और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा नवेगांव एलिफेंट रिजर्व. एंड बेसिकली ये जो मूव है इट एम्स टू कंजर्व वाइल्ड एलिफेंट्स इन दिस रीजन. तो वाइल्ड एलिफेंट्स को कंजर्व करने का ये तरीका है बेसिकली. एंड लगभग 23 से 25 एलिफेंट्स रिसाइड कर रहे हैं इस रीजन में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो 33 एलिफेंट रिजर्व है हमारी कंट्री में. अगर ये अप्रूव हो जाता है नवेगांव एलिफेंट रिजर्व तो 34वां एलिफेंट रिजर्व बन जाएगा, 5th लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया. एरिया याद रखिएगा गोंदिया और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का. एलिफेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 1992 से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी याद रखेगा. एंड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है. एलिफेंट अगर हम आयुसीएन स्टेटस देखें तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, अपेंडिक्स 1 स्पीशीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है. ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेगा, है ना. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व सब मेंशन्ड है, ठीक है ना. तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन्ड है आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है ना. अगला है रंजन गोगोई का एडिटोरियल. अब इस दौरान जो अभी कुछ एडिटोरियल, अब अभी तो हम समझ लो 19, 20, 21 और 22 का ही एनालिसिस देख पाए अभी तक. ये जो पूरा अभी तक एनालिसिस हम देख रहे हैं ना, ये 4 दिनों का एनालिसिस है, 19, 20, 21, 22. उसके बीच में एक एडिटोरियल आया था रंजन गोगोई का, जिसका एडिटोरियल था बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर. तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर के पहले तो फैक्ट्स आपको बता दूं कि 13 मेंबर बेंच थी जिसने कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. 1973 था, केशवानंदा भारती केस अगर आप सबको याद हो. एंड उसमें मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन हुआ था कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कैन नॉट डिसरप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. ये बात कही गई थी, ठीक है ना. अब रंजन गोगोई ने अपने आर्टिकल में बताया कि क्या इश्यूज हैं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ और क्यों इनफैलिएबल नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर. तो रंजन गोगोई का कहना है कि भैया बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर और इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जो कि दूर करनी ज़रूरी हैं. तो पहला उनका यह है कि लैक ऑफ क्लैरिटी. तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन regarding the extent to which Supreme Court can interpret the concept of basic structure. and ये चीज़ रंजन गोगोई जी ने कही थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट कितना डिफाइन करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को, बार बार ही तो डिफाइन करता रहता है, कितना एक्सटेंट तक वो उसकी वैल्यूज चेंज करता रहेगा. तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो कि यहाँ पे रंजन गोगोई जी ने उठाई. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. दूसरा उनका है वेरिंग पर्सपेक्टिव अमंग जजेस. जैसे उन्होंने कि आज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का अलग मीनिंग है, कल बेसिक स्ट्रक्चर का अलग मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि जज चेंज होगा तो जज चेंज होगा तो इंटरप्रिटेशन चेंज होगा. तो दैट इज अगेन मतलब कंसेप्ट इज बेसिकली सबऑर्डिनेट टू द वेरिंग परसेप्शन ऑफ द जजेस. इसके अलावा अगला जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है कि जब केशवानंदा वर्डिक्ट डिलीवर हुआ था 1973 में तो 7-6 की मेजॉरिटी से होता, मतलब 6 लोग उस समय भी डिसेंटिंग जजमेंट में थे. तो उनका ये कहना है कि भाई ऐसा तो हो सकता है ना कि थोड़े बहुत गलती हो गई है तो दोबारा इसको चेक करने की ज़रूरत है ना. तो इट इज़ बेसिकली अ मेजॉरिटी व्यू. तो ऑब्वियसली बात है 7-6 का जजमेंट है तो मेजॉरिटी व्यू आप ले रहे हैं, तो 6 लोगों की बात दब भी तो रही है. एंड इसके अलावा उन्होंने कहा द सेकंड प्रिपोजिशन स्टेटेड दैट आर्टिकल 368 डज नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑब्वियसली बात है उनका ये कहना है कि जो फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो ऑलरेडी पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती है ना. तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर लाने का इशू था वो उस समय पॉलिटिकल इशू था, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल तरीके से काम कर रही थी, इस कारण से उसको रोकने के लिए इनको ऐसे काम करना पड़ा. तो एक तरीके से पॉलिटिकल टसल का मतलब बाई प्रोडक्ट है आपका
आपका बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये भी इसी कारण से डाउटफुल है रंजन गोगोई के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि इन्होंने उठाए हैं और उन्होंने कहा चेक एंड बैलेंस नहीं बन पाता अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाते। तो जुडिशरी ने एक ऑल सुप्रीम एक तरह से इंस्टेंस ले लिया है, एनजैक भी आपने नहीं लाने दिया, जजेस भी आप खुद ही सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो रंजन गोगोई ने इस आर्टिकल में उठाए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो है टॉपिक वो है कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। ये भी एक एडिटोरियल है। क्यों एडिटोरियल आया था ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उनका ये कहना था कि एक ऑफशोर फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे नॉर्थ सी में। ऑफशोर फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे नॉर्थ सी में। एंड डिस्पाइट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये ग्लोबल पुश दिया जा रहा था क्लाइमेट चेंज के रोकने के लिए, इन सब के बावजूद जो यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने उनका ये कमिटमेंट है कि वो हम अपना क्लाइमेट टारगेट भी पूरा कर लेंगे और हम ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट करेंगे फॉसिल फ्यूल का, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि है। बहुत सारे कंसर्न्स हैं नॉर्थ सी में ड्रिल अगर आप करते हैं तो पहला तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ओशन लाइफ के लिए हार्मफुल है, बाकी इन्वायरमेंट के लिए है, मैरीन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, रिस्क टू द मैरीन लाइफ। देन क्लाइमेट कमिटमेंट्स, आपने जो कमिटमेंट्स दिए थे 2023 की रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, वो आप कैसे पूरे कर पाओगे। एक तरफ आप न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल के लिए आप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इशूज़, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब नॉर्थ सी की थोड़ा सा लोकेशन अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से लोकेटेड है ये नॉर्थ सी, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। इधर आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, इंग्लैंड वाला पार्ट है, नीचे आपका इधर साइड आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे डेनमार्क है आपका, है ना। और नीचे आपको यहाँ पे फ्रांस नीदरलैंड्स दिख रहा होगा, यहाँ पे बेल्जियम दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है ना। तो कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर होता है वो भी देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये पहली तो हमने बात कर ली, अभी हमने देखा जो एनालिसिस है 22 तक का। अब हम मूव करते हैं 23 और 24 के एनालिसिस की तरफ। तो लेट्स मूव अहेड 23-24 के एनालिसिस की तरफ, ठीक है। वेरी इजीली वी विल मूव दैट। अब अपन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 23 और 24 अगस्त एनालिसिस में हम आ चुके हैं हिंदू के। तो सीधे न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक ही वीडियो है, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। तो पहला जो टॉपिक न्यूज़ में था इन दिनों वो था शैडो बैंकिंग का। तो अभी रिसेंटली एक इशू चल रहा था कि फ़ोन पे, रेज़र पे, ये सब आपने देखे होंगे बहुत जगह पेमेंट करते हुए, वो NBFC का लाइसेंस चाहते हैं। मतलब चाहे जैसे आप रेज़र पे हो या फ़ोन पे हो, भारत पे हो, ओके क्रेडिट हो, नियो हो, दे वांटेड टू हैव अ लाइसेंस ऑफ NBFC। बट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है काफ़ी रिलक्टेंट है कि NBFC के लाइसेंस इनको फ़ोन पे और रेज़र पे को देने के लिए। तो ये जो शैडो बैंकिंग का टर्म है ये कॉइन किया था मैकुली ने, याद रखिएगा मैकुली, MCCULLEY, मैकुली ने किया था। और शैडो बैंकिंग का टर्म का मतलब होता है ऐसे लेंडर, एक ऐसा सिस्टम बैंकिंग का जो कि ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग के सिस्टम से बाहर हो, है ना। जैसे ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग के सिस्टम से बाहर, जैसे अभी क्या होता है गूगल पे होता है ना, अब गूगल पे है, फ़ोन पे है, कई चीज़ों पे ये बोल देते हैं कि चूँकि हम ट्रेडिशनल सेंस में बैंक नहीं है इसलिए हमारे ऊपर इतने रेगुलेशंस RBI नहीं लगा सकता, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन को तो नहीं फॉलो करते हैं जो शेड्यूल 2 वाली बैंकिंग की डेफिनेशन है कि RBI के शेड्यूल 2 में अगर कोई बैंक आ रहा है तो ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस उस पर लेंगे, तो वो सब तो फॉलो नहीं होते। तो ऑब्वियस सी बात है इसी कारण अब वहाँ बैंकिंग जैसे काम तो आप गूगल पे भी कर रहे हो, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, किसी के अकाउंट से पैसे लेना, है ना। बट चूँकि वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में नहीं आते इसलिए बहुत सारी चीज़ों में वो बच जाते हैं, मतलब RBI के रेगुलेशन से। तो ऐसी बैंकिंग सिस्टम जो कि आउटसाइड ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम हो उसको हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। इसमें जैसे हेज फंड हो गए, है ना, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, मॉर्टगेज लेंडर्स हो गए, लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए। तो ये सब जो बैंकिंग सिस्टम है, हेज फंड्स वाले, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? शैडो बैंकिंग के अंदर आते हैं। जनरली ये बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलेटेड नहीं रहता है, इट इज़ नॉट वेरी मच रेगुलेटेड लाइक द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज जैसे कि डिपेंडेंसी ऑन द ट्रेडिशनल बैंक्स आपकी कम हो जाती है। जैसे कई जगहों पे सिर्फ बैंक एज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, बट जब आपके पास दूसरे इस तरीके के वेंचर्स मिल जाते हैं पैसा लेने के, क्रेडिट लेने के, तो आपकी डिपेंडेंसी जो बैंकिंग में है थोड़ा कम हो जाती है। इसके अलावा ये डाइवर्सीफाई करने के लिए बच्चा है, कई लोग जैसे लेंडिंग में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ शॉर्ट टर्म में पैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वहाँ के लिए भी अच्छा रहता है ये। जैसे कि ट्रेडिशनल जो बैंक मतलब
डाइवर्सिफाई अगर आप करना चाहें लेंडिंग के लिए तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम में। अब जैसे डिसएडवांटेजेस आपको देखने हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी, क्योंकि अब ये एक तरीके से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जब रेगुलेशन नहीं रहता है तो वहाँ पे कई बार मिसमैनेजमेंट हो जाता है। जैसे हमने 2008 की लेहमैन क्राइसिस देखी या बहुत सारी जगहों पे अभी IL&FS की क्राइसिस देखी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कई केसेस में बैंक्स में भी क्राइसिस हुए हैं, बट इस तरीके के अनरेगुलेटेड केस में जब क्राइसिस होती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस ये हैं। एंड बहुत ज़्यादा लेंडिंग हो जाती है इकोनॉमी में। व्हेन शैडो बैंकिंग इज देयर देन इट कैन कंट्रीब्यूट टू मच ऑफ लेंडिंग इन द इकोनॉमी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ शैडो बैंकिंग के साथ एक और कंसेप्ट न्यूज़ में था, वो न्यू बैंक्स का कंसेप्ट। व्हाट इज़ न्यू बैंक? तो न्यू बैंक बेसिकली न्यू एज बैंक्स हैं। न्यू एज बैंक्स मतलब विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन बट दे आर प्रेजेंट इंटायरली ऑनलाइन। मतलब ऐसे बैंकिंग सिस्टम जो कि प्रेजेंट हो केवल ऑनलाइन फॉर्म में एंड फिजिकल फॉर्म में उसकी कोई लोकेशन ना हो, उसको न्यू बैंकिंग कहते हैं। तो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग डिजिटल सोल्यूशंस, डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशंस मान सकते हैं आप। मोबाइल फर्स्ट फाइनेंशियल सोल्यूशंस हैं एंड पेमेंट भी होता है, मनी ट्रांसफ़र भी होता है, लेंडिंग होती है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। यू कैन मेक डिपॉजिट्स, यू कैन विड्रॉ द मनी, यू कैन इवन दे ऑफर डेबिट कार्ड्स ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ ऑल्सो। बट इस तरीके से उनके पास एक बैंक का लाइसेंस नहीं होता एंड दे रिलाई ऑन बेसिकली पार्टनर बैंक्स फॉर एंड अदर कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस। तो उनके पास खुद का कोई ऐसा बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। हाँ, उनके पास कुछ पार्टनर बैंक्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस होते हैं जिनके साथ मिल करके फिर वो सारी ओवर द टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नियो बैंक्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। जैसे कि क्योंकि नियो बैंक्स ऑब्वियसली आते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, कई जगहों पे ये सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इस कारण से ये सेबी के अंतर्गत भी आते हैं और IRDAI के अंदर भी आते हैं। तो इसलिए इन तीनों का इम्पैक्ट आपको मतलब रेगुलेशन देखने को मिलेगा आपको नियो बैंक्स में बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो टॉपिक है वो है मिथाइलो ट्यूवी माइक्रोबियम ब्यूरिएटेंस 5GB1C। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, बट ये फिर भी आप एक बार देख लीजिए, मिथाइलो ट्यूवी माइक्रोबियम ब्यूरिएटेंस। तो अभी रिसेंटली एक नई स्टडी की गई थी जिसमें एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ये पता चला था कि इट कैन पोटेंशियली रिमूव मीथेन फ्रॉम मेजर एमिशन साइट्स। जैसे पैडी फील्ड्स होते हैं, पैडी फील्ड्स माने जाते हैं कि ये मीथेन के सोर्स हैं। ऑयल एंड गैस वेल्स होती है तो इनको माना जाता है कि ये मीथेन के सोर्स हैं। लैंड फिल्स होते हैं तो ये भी माना जाता है कि ये मीथेन के सोर्स हैं। तो बेसिकली एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन ऐसा भी मिला है जिसका ये माना जा रहा है कि वो रिमूव कर सकता है बेसिकली मीथेन के एमिशंस को, है ना। तो मिथाइलो ट्यूवी माइक्रोबियम ब्यूरिएटेंस 5GB1C जो है, इट्स अ बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट कंज्यूम्स मीथेन। मतलब मीथेनोट्रॉफ आप बोल सकते हैं। मीथेनोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ये मीथेन को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। एंड ये लो मीथेन कंसंट्रेशन जैसे 200 से 1000 ppm के एरियाज में ग्रो कर जाते हैं। एंड द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन विच कैन बी यूज फॉर फीड इन एक्वाकल्चर। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया है यानी मिथेनोट्रॉफ है, ये प्रोड्यूस करता है बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन और इस बायोमास का यूज़ आप कर सकते हैं फॉर फीडिंग द एक्वाकल्चर, है ना। तो ये बेसिकली मिथेनोट्रॉफ्स हो सकते हैं। तो मिथेनोट्रॉफ क्या होता है? बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मिथेन का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं मीथेन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो मीथेन जो है वो इट इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो मिथेनोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं कुल मिलाकर, इसीलिए बोल रहे हैं ना आप यूज़ उसको खा ले रहे हैं का मतलब कुछ नहीं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। एंड देयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल इन यूटिलाइजिंग मीथेन एज अ कार्बन एनर्जी सोर्स। तो कार्बन एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं एरोबिकली और एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, दोनों में ही किए मतलब दे आर एबल टू ग्रो इन बोथ दीज कंडीशन, एरोबिकली एंड एनारोबिकली, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मीथेन के बारे में आपको पता होगा कि मीथेन लगभग 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ टाइम होता है 12 साल का, विच इज़ लेसर एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ ओवर 85 टाइम्स मोर पोटेंट दैन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से 85 गुना ज़्यादा पोटेंट होती है ये, है ना।
ऑन अ 20 ईयर टाइम स्केल, तो आप याद रखेगा। अगला जो टॉपिक है न्यूज़ में था 23 से 24 के बीच में, वो था व्हाट इज़ अ डेमन पार्टिकल। डेमन पार्टिकल क्या है? डेमन पार्टिकल पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं डेविड पाइंस, 1956 में उन्होंने डेमन पार्टिकल के बारे में बताया था। पाइंस थ्योराइज दैट इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ सॉलिड वुड एग्जिबिट यूनिक बिहेवियर्स and that these behavior could lead to the formation of a new type of particle called Demon particle। तो पाइंस ने ये थ्योरी दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब पास होते हैं सॉलिड से, जब सॉलिड से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, किसी सॉलिड मीडियम से इलेक्ट्रॉन, ये टर्म्स याद रखिएगा, सॉलिड मीडियम से इलेक्ट्रॉन्स अगर पास होंगे तो उनमें यूनिक बिहेवियर आ जाता है, एक नए तरीके का बिहेवियर आ जाता है, और ये बिहेवियर जो है इसी के थ्रू डेमन पार्टिकल बनता है। तो ये डेमन पार्टिकल बेसिकली मासलेस पार्टिकल होते हैं, चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, एंड दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट। कैसे होते हैं? मासलेस, चार्जलेस एंड ट्रांसपेरेंट टू लाइट, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म प्लाज्मॉन्स, प्लाज्मॉन्स बना लेते हैं, विच आर द कलेक्टिव यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट बिहेव लाइक वेव, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टिव यूनिट है प्लाज्मॉन्स, वो बना लेते हैं और ये वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुपर कंडक्टिविटी एंड ऑल, है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी तो आपको पता है कि जब कोई मटेरियल बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं लगाता है किसी चीज़ में, तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। क्योंकि देखो क्या होता है, नॉर्मली जब आप किसी मीडियम से एनर्जी मतलब करंट फ्लो कराओगे तो वो कुछ रेजिस्टेंस देगा, मतलब वो कुछ रेजिस्ट करेगा, उसको कम करेगा उसकी वैल्यू को। लेकिन इसी कारण से तार गर्म भी हो जाता है। जब तार गर्म होता है तो हम बोलते हैं ना कि तारा गर्म होने का मतलब क्या है? तार गर्म होने का मतलब है कि एनर्जी लॉस हो रही है और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में बिल्कुल आपको रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस मिलता है, नियर जीरो रेजिस्टेंस मिलता है, तो इन्फाइनाइट करंट की वैल्यू आती है, तो याद रखिएगा। और सुपर कंडक्टिविटी 1911 में डच फिजिसिस्ट हैं हीक कैमरलिंग ओन्स, याद रखिएगा, हीक कैमरलिंग ओन्स, इन्होंने डिस्कवर की थी, ऑब्जर्व की थी सुपर कंडक्टिविटी को। बट ये सुपर कंडक्टिविटी जो ऑब्जर्व हुई थी ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में डिस्कवर हुई थी। इसीलिए अभी रिसेंटली एक पार्टिकल न्यूज़ में था, LK99 था, काफ़ी न्यूज़ में था। पहले लोगों ने कहा था कि सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे अटेन कर लेगा, बट बाद में पता चला कि नहीं, सुपर कंडक्टर नहीं है। तो LK99 के एग्जाम्पल भी लिख लेना, और जो मैंने कहानी बताई ना वो भी लिख लेना कि पहले ये पता चला था कि सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, बट फिर बाद में पता चला कि सुपर कंडक्टिविटी नहीं है ना। और ज़्यादातर जो सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व हुई है वो एकदम वेरी लो टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन बोलते हैं। तो उस पर प्रोडक्ट सुपर कंडक्टिविटी मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, एक इफेक्ट भी लिख लेना, मीसनर ऑशफेल्ड इफेक्ट। अगर कभी आपसे पूछता है मीसनर ऑक्शनफेल्ड इफेक्ट, तो मीसनर ऑक्शनफेल्ड इफेक्ट अगर आपसे पूछता है तो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली दे एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम देयर इंटीरियर व्हेन दे एंटर द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। मतलब जो सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिव स्टेट में पहुंचता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू फिर वो सुपर कंडक्टर बनता है ना कोई मटेरियल, तो जब वो पहुंचता है सुपर कंडक्टिव स्टेट में तो मैग्नेटिक फील्ड्स वो एमिट करना, एक्सपेल करना शुरू कर देता है। तो इस इफेक्ट को मीसनर ऑक्शनफेल्ड इफेक्ट कहा जाता है ना। तो द सुपर कंडक्टर रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, एंड मैग्नेटिक लेविटेशन वो फॉर्म कर लेता है। तो इसी को मीसनर ऑक्शनफेल्ड इफेक्ट बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक टॉपिक न्यूज़ में था फ्यूजीवारा इफेक्ट। व्हाट इज़ फ्यूजीवारा इफेक्ट? तो रिसेंटली पावरफुल विंड्स हैड इंटर्ड इनटू द बे एरिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न कैलिफोर्निया, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ऑब्वियसली है कैलिफोर्निया आप सब जानते हैं मैप में, नॉर्थ अमेरिका के पास ज़रूर देख लेना। तो वहाँ बहुत सारी पावरफुल विंड्स थी एंड दे वर देयर बिकॉज ऑफ द फ्यूजीवारा इफेक्ट। अब ये फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या है? तो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जापानीज मीटरोलॉजिस्ट सुखी फ्यूजीवारा, 1920s में उन्होंने दिया था। तो होता क्या है फ्यूजीवारा इफेक्ट? व्हेन टू हरिकेन्स, याद रखिएगा, जब दो हरिकेन्स या दो साइक्लोन्स स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन टू हरिकेन्स स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन पास क्लोज टू ईच अदर, जब दो ऐसे हरिकेन आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही वहाँ पे बोला जाता है। तो जब दो हरिकेन या दो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे पास वेरी क्लोज थ्रू ईच अदर, देन दे begin an intense dance around
अराउंड देयर कॉमन सेंटर। तो वो एक कॉमन सेंटर बना लेते हैं और उसके अराउंड फिर वो डांस करना शुरू कर देते हैं। ये जो इंटरैक्शन है बिटवीन द टू साइक्लोन्स विच आर स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज द फ्यूजीवारा इफेक्ट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज द फ्यूजीवारा इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि वन हरिकेन इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर दैन द अदर, देन द स्मॉलर वन विल ऑर्बिट इट एंड इवेंचुअली कम क्रैशिंग इनटू इट्स वॉर्टेक्स टू बी अब्सॉर्ब्ड। तो जो जब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हरिकेन होगा और एक थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हरिकेन होगा, तो कम स्ट्रॉन्ग वाला फिर फाइनली इसमें क्रैश कर जाएगा और इसके वॉर्टेक्स में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। एंड जब मान लो दो स्टॉर्म ऐसे हैं जो विच आर क्लोजर इन स्ट्रेंथ हैं, जिससे बराबर के स्ट्रेंथ के हैं, तो कॉमन पॉइंट के अराउंड वो मर्ज हो जाएंगे और मेयरली दे विल स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड ईच अदर। तो इस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है ना। एंड ये इफेक्ट है जिसको एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं कि जब दो हरिकेन्स जुड़ जाते हैं तो एडिटिव इफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फ्यूजीवारा इफेक्ट। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो ल्यूपेक्स मिशन, यानी कि ल्यूपेक्स मिशन क्या था। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। बहुत प्राउड मूवमेंट था इंडिया के लिए, ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं। 23 तारीख को ही हमको सक्सेस मिली थी, तो उसी कारण से न्यूज़ मैंने लिखी थी। 23 तारीख को सक्सेस के बाद इसरो प्लान कर रहा है अपना नया लूनर मिशन, जिसको हम बोलते हैं ल्यूपेक्स मिशन। इट इज़ लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, याद रखिएगा, लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन। एंड ये जो अकम्प्लिश करेगा इंडिया, वो जापान के साथ अकम्प्लिश करेगा। इट विल बी अकम्प्लिश्ड इन पार्टनरशिप विद द जापानीज स्पेस एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं जाक्सा या फिर जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये मिशन लॉन्च होगा 2025 में। तो ल्यूपेक्स मिशन विल बी लॉन्च इन 2025, याद रखेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, लूनार का जो पोलर रीजन है उसकी सूटेबिलिटी कितनी है फॉर स्टैब्लिशिंग अ बेस ऑन द मून, है ना। याद रखिएगा, एक बेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं मून में ये लोग, तो उसकी कितनी सूटेबिलिटी है फॉर स्टैब्लिशिंग द बेस ऑन द मून फॉर सस्टेनेबल एक्टिविटीज़, उसका नॉलेज लेने के लिए ये ल्यूपेक्स मिशन इंडिया जापान के साथ करेगा। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये जो न्यूज़ थी 23 तारीख की न्यूज़पेपर, चूँकि मैं बता रहा हूँ, तो उसी दिन आपको पता होगा सक्सेस हुआ था। लिटरली इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। एंड इंडिया लाइट्स ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून। आप सबको पता है चंद्रयान 3 जो है इट लैंडेड, वहाँ पे जो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, दोनों ने अपना मार्क किया। सॉफ्ट लैंडिंग, जैसा मैंने आपको कहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग हमने वहाँ पे सक्सेसफुल की। दैट वाज द प्राउडेस्ट मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपके लिए भी प्राउड मूवमेंट था वो। एंड द रोवर विल डू द केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनार सरफेस इन द नेक्स्ट 14 डेज। 14 दिनों तक जो वहाँ पे रोवर है वो एनालिसिस करेगा सरफेस का। वहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक स्ट्रैक जो बेंगलुरु में है वहाँ के साथ इस्टेब्लिश हो चुका था। ऑल दिस थिंग्स वर देयर। अगला जो टॉपिक था वो था अस्त्र और तेजस। तो अस्त्र आपको बता दूं स्टेट ऑफ द आर्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा, अस्त्र क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एंड उसका टेस्टिंग किया गया था। एंड अस्त्र को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है DRDO की एक लैब है जिसको हम DRDL बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोलते हैं। तो उसके साथ मिल करके, और रिसर्च सेंटर इमारत भी है, उसके साथ मिलकर बनाया गया है। एक टॉपिक ये था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोजेस बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क न्यूज़ में आया था। अब आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक करिकुलम बनाया गया। करिकुलम का क्या मतलब होता है, करिकुलम मतलब होता है कि जो पूरा आपने प्रपोजल बनाया एजुकेशन को लेकर के, उसको किस तरीके से, किस फ्रेमवर्क में आप रखेंगे। तो उसके कुछ प्रपोजल्स मैं आपको बता दूँ, एडिटोरियल आया था हालांकि इसके ऊपर। तो इसमें उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 10th दे विल नीड टू लर्न 3 लैंग्वेजेस ऑफ विच एटलीस्ट 2 विल बी इंडियन टंग्स। तो जो 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं उसमें उनको 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें कम से कम 2 जो रहेंगी वो इंडियन टंग की रहेगी। क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स विल हैव टू लर्न 2 लैंग्वेजेस, वन बीइंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, सेज द फाइनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज्ड बाय द NCERT। तो कौन रिलीज करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली बात है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिलीज़ करता है।
And NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑल्सो सेट दैट ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स एटलीस्ट 2 times इन a स्कूल ईयर विद ओनली द बेस्ट स्कोर बीइंग रिटेन्ड. तो जो बोर्ड एग्जाम होगा यू कैन टेक 2 times इन द सेम स्कूल ईयर एंड द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ 2. जैसे मिड टर्म्स होते हैं ना कॉलेजेस में कि 2 मिड टर्म हो गया और बेस्ट ऑफ द 2 हो गया, उस तरीके से 12th के लिए भी किया जाएगा. इसके अलावा NCF वॉज ड्राफ्टेड बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इसरो के कस्तूरी रंगन. तो जो ये NCF है इसको ड्राफ्ट किया गया था बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, और इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इसरो यानी कि के कस्तूरी रंगन. एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेस बनाया गया है. ऑब्वियसली बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही बेस है फॉर फॉर्मुलेटिंग दिस एंड दैट. इसके अलावा नई टेक्स्ट बुक्स आएंगी फ्रॉम क्लास 3 to 12 अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. इसके अलावा टेक्स्ट बुक फॉर क्लासेस 1 and 2 हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड बाय NCERT. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैव बीन ग्रुप्ड इन 3 parts. जो NCF है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ग्रुप किए गए हैं 3 पार्ट में. जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आर्ट एजुकेशन का विच इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन बोथ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है ना. इसमें किस तरीके से एम्फेसिस दिया जाएगा मेकिंग, थिंकिंग अबाउट, अप्रिशिएटिंग द आर्ट्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन. ये पहले ग्रुप की चीज़ें हैं. सेकेंड ग्रुप में सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है. एंड थर्ड ग्रुप जो है वो है साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग. ठीक है. तो ये NCF की बात हो गई. दूसरा जो एडिटोरियल न्यूज़ में था वो था CR राव के ऊपर. CR राव हु पाइनियर्ड सेवरल फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स. तो CR राव के बारे में बस आपको बताऊँ कि एक्चुअली रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ही पाइनियर्ड मेनी फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स. तो CR राव, अगर कभी आपसे पूछता है CR राव कौन थे, तो स्टैटिस्टिशियन थे, है ना. तो इनका क्रेमर राव इनइक्वालिटी में नाम आता है, राव ब्लैक वेलाइजेशन में कंसेप्ट्स में नाम आता है, एंड बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के कंसेप्ट में इनका नाम आता है. CR राव, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में. जैसे महालनोबिस जी का नाम इंपॉर्टेंट है ना, PC महालनोबिस का, वैसे ही CR राव का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो ये एनालिसिस अभी आपका जो हुआ है वो 19 से लेकर के 24 तक का एनालिसिस हुआ है. इस वीडियो में आप उसको देखिए. अगले वीडियो में अपन देखेंगे 25 से लेकर के 31 तक का एनालिसिस. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. कीप लविंग अस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.